नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका द पॉल टॉकीज में। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो फंडिंग को लेके होने वाला है, अब्रॉड में स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो या यूरोपियन कोई कंट्री या यूएस, किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको फंड शो करने होते हैं। आपके लिविंग के एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, आपके फूड का पैसा आपको दिखाना पड़ता है, पूरे एक साल के खर्चे आपको दिखाने पड़ते हैं, और साथ ही साथ आपकी ट्यूशन फीस में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ये सारे तमाम खर्चे जो है मिला के आपको जो फंड्स शो करने पड़ते हैं, ये हर एक कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट होती है जो कि अलग अलग रहती है। लेकिन पिछले कुछ समय से हर एक कंट्री ने जो फंड्स शो करने होते हैं बढ़ा दिए हैं, यानी कि उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ा दी गई है। और क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें आती हैं फंड शो करने में, हर किसी स्टूडेंट्स के पास जो अब्रॉड जाना चाहता है 3 या 6 महीने पुराने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 या 40-50 लाख रुपए नहीं होते। तो आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है फंडिंग को लेके, कि किस तरह से आप अपनी फंड शो कर सकते हो हाई कमीशन में, यूनिवर्सिटी में या एम्बेसी जिसको आप कहते हैं। तो आलोक सर हमारे साथ है फिर से एक बार, और आज हम बात करेंगे फंडिंग को लेके। नमस्कार आलोक सर, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार द पॉल टॉकीज में। आज हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि किस तरह से वो अपने फंड्स शो कर सकते हैं, क्या क्या सोल्यूशन उनके लिए अवेलेबल है। सर, आज की डेट में जी इंडिया जैसे कंट्री में जी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जी वो इंक्रीज हुई है, और जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी कॉलेजेस में जी वो भी एज कंपेरेबल है बहुत सारे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो जब यहाँ पे ऐसा हुआ है जी तो जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है वहाँ पे भी ऑब्वियसली ऐसा हुआ है। करेक्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा, हर जी जगह जो है लिविंग कॉस्ट बढ़ी है। जी इनफैक्ट यूके भी, जी यूके ने भी अपने स्टैंडर्ड्स अभी इंक्रीज किए हैं। राइट तो सब कंट्रीज सर्वे करते हैं जी एक एवरेज लिविंग कॉस्ट की, और जब इंटरनेशनल स्टडी एस्पायरेंट्स वहाँ पे आना चाहते हैं जी दे मेक श्योर कि ये इनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, क्या जी कैपेसिटीज़ हैं। जी फी स्ट्रक्चर आप अप्लाई कर जाते हो, जी लिविंग कॉस्ट भी आपको जो है एड्रेस करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आप एक सिस्टम में जाके वहाँ पे प्रेशर ना क्रिएट करो, राइट अपने लिए आप एक्सपेंसेस खुद मैनेज करो। पहले बहुत ट्रेंड था बुर्सरीज के लिए, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के कैंडिडेट्स जो हैं वो फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोच करते थे एनजीओज को। राइट अब वो सिचुएशन नहीं है सर। और यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी आईटीआरस अगर सब्सटेंशियल हैं जी और एक हेल्दी अकाउंटिंग वो मेंटेन कर रहे हैं, राइट तो बड़े सारे सर चैनलाइज्ड ऑप्शंस हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑप्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट से सब्सिडाइज भी हैं, अप्रूव्ड भी हैं और ऑथेंटिक भी हैं। जैसे कि एक ऑप्शन आता है, आपने काफ़ी सुना हुआ आजकल, बहुत सारी एड्स भी आ रही हैं, HDFC क्रेडिला या, क्रेडिट आके एड्स हम सुनते हाँ हैं, जी, अवांसे के बारे में तो सुनते हैं। क्या चीज़ वो पिच कर रहे हैं बताओ। जी आई थिंक ये एजुकेशन लोन के बारे में ही है। यस सर, यस सर, एजुकेशन लोन के बारे में। राइट एजुकेशन लोन भी सर दो टाइप के हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ओके अब ये कैंडिडेट के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से डिटरमाइन होता है कि उनकी पेइंग कैपेबिलिटीज़, पेइंग कैपेसिटीज़ कैसी हैं। जी कुछ कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं जी जहाँ पे मंथली रेगुलर इनकम का स्कोप कम होता है, जी ठीक है। वो लोग जो है सेकंड कैटेगरी में आते हैं। राइट जो फर्स्ट कैटेगरी जो कि एक सर्विस क्लास है, जहाँ पे डबल इनकम ग्रुप है जी पेरेंट्स का, या जी फिर सिंगल ब्रेड अर्नर है, बट वो आदमी जो है अपनी आईटीआर रेगुलर फिल कर रहा है, एक मंथली इनकम आ रही है। जी इससे जो है आपकी पेइंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं बैंक्स, और राइट आपको जो है फंडिंग सपोर्ट करते हैं। ठीक है और कंट्रीज भी जो हैं अब एजुकेशन लोन्स को अप्रूव कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, और वो रिक्वायरमेंट में भी उन्होंने ऐड कर दी है कि आप एफडी दिखा दीजिए, आईटीआर दिखाइए, जी रनिंग अकाउंट बैलेंस और रनिंग स्टेटमेंट दिखाइए, जी और सब्सटैंशियल फंड्स जो हैं आप एक जी एजुकेशन लोन के तौर पे आप हमें दिखा सकते हैं। जी एजुकेशन लोन सर किस तरह से हेल्प कर सकता है? क्या ये लिविंग कॉस्ट के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं? ट्यूशन फीस के लिए तो हम समझते हैं, हमें पता ही है कि आप उसमें से फीस पे कर सकते हो, लेकिन जो एजुकेशन लोन का पैसा सर, ये क्या हम अपनी फूडिंग एंड लॉजिंग के लिए भी ये चलता है और इसको एक्सेप्टेबल है? सर इसमें ना सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक सिनेरियो ये है कि आपको एजुकेशन लोन जी और लिविंग कॉस्ट का लोन है
जी वो आपको बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया, ओके पर्सनल ठीक है अकाउंट में। राइट सेकंड डिसबर्समेंट ऐसी है कि आपका एजुकेशन लोन सीधा इंस्टीट्यूट में गया, हाँ ठीक है, ठीक है 1 साल का दिया, 2 साल का दिया, जी वो आपने कितना लोन लिया है, राइट क्या टर्म्स एंड कंडीशन उस पे है। राइट तीसरी कंडीशन ये है सर कि लिविंग कॉस्ट तक वहाँ के बैंकिंग में, जैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट है, उस करेक्ट अकाउंट में डायरेक्ट जाती है राइट जैसे कनाडा में हम जीआईसी कहते हैं, कनाडा में न्यूजीलैंड में जीआईसी, एफटीएस जाता है जी, न्यूजीलैंड में भी एफटीएस आपको न्यूजीलैंड पता में है। एफटीएस जाता है तो वो अमाउंट जो है यहाँ से डायरेक्ट वहाँ क्रेडिट हो जाता है, ठीक है और जब हाई कमीशन में आपकी फाइल जाती है जी वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है इतनी फीस पेड है इस इंस्टीट्यूट को, हम्म ये लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पे इन्होंने डिपॉजिट कर दी है, हम्म हाफ ऑफ दी जो उनकी मॉडरेशन है वो यहीं सेटल्ड है। राइट नाउ कमिंग टू परवेसिव ईयर्स, बहुत सारे बैंक लोन्स जो हैं पूरी की पूरी एजुकेशन फंडिंग करते हैं, मगर यहाँ पेरेंट्स को पता है, कैंडिडेट्स को भी पता है कि फर्स्ट ईयर जो है वो स्ट्रगल पीरियड है, सेकंड ईयर तक बच्चा अपनी फीस और लिविंग कॉस्ट सपोर्ट करने लग निकालने जाता शुरू है। कर देता है हाँ जी, और बहुत सारे कंट्रीज में तो ये पार्ट लिविंग कॉस्ट वाला यूज ही नहीं होता है, यूजुअली बच्चे तीसरे या चौथे महीने से जी उनको रिफंड करना शुरू कर देते हैं, राइट या अपनी फैमिली को भेज देते हैं या बैंक को रिटर्न करते हैं। तो सर एजुकेशन लोन बहुत अच्छा ऑप्शन है जी अगर आपके पास रेगुलर जो है, जैसे 6 मंथ्स ओल्ड फंड नहीं है, ठीक कभी तो 9 मंथ्स की भी रिक्वायरमेंट हो गई थी, जी 6 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, ये बाइफरकेट करके ना सर सब्सटेंशियल सपोर्ट भी है, इधर आपकी अकाउंटिंग एक प्रूफ है, करेक्ट बैंकिंग एक प्रूफ है, जी दूसरा आपका एजुकेशन लोन एक प्रूफ है। हाँ ये बहुत अच्छा ऑप्शन आया सर। पहले क्या कल्चर था, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे थे वो बड़ी कॉमन टर्म है, आड़तियों से लोन लेते थे, आड़तियों से पैसा उठा लेते हैं ये एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम था, यस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई था, हाँ जी स्टेक्स भी हाई थे, हाँ और कहीं ना कहीं सर ये एक प्रेशर बिल्डिंग चीज थी। तो सर जैसे कि ये मोस्टली हम उन केसेस में देखते हैं जिनका बैकग्राउंड फार्मिंग का रहता है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहता है, ये आड़तियों से पैसे इनका जो भी रहता है अपना, वहां से लोग मोस्टली हम देखते थे कि स्टूडेंट्स आड़ती से पैसे उठा लेते हैं, वहां से उन्होंने फाइनेंस करवा लिया। तो सर क्या ये एजुकेशन लोन के लिए आपके पास कोई मॉर्टगेज करने के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है, तो ये सिक्योर्ड होता है नॉर्मली, तो सर ये इसकी क्या लिमिट रहती है कि अनसिक्योर्ड कहाँ तक हो जाता है, और मैक्सिमम जो एजुकेशन लोन है वो कितने तक का एजुकेशन लोन हो सकता है? क्या एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट का एजुकेशन लोन हो सकता है? सर पहले मैं आड़ती वाले फाइनेंस ऑप्शन पे आपको बताता हूँ एक सिचुएशन। आड़ती से आपने पैसे ले लिए, ठीक है ठीक है, आपके अकाउंट में भी दे दिए उसने जी, ये सोर्स और रीजन क्या बना ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। पेइंग कैपेसिटी, ये वही बात फिर से आ गई। हाँ, ये आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे सर। राइट बैंक ने जब आपको फंडिंग करी है तो एम्बेसी को क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये बैंक की डिस्क्रिशन है कि उसने आपकी पेइंग कैपेबिलिटी देखी और आपको इतना अमाउंट फंड कर दिया जी, चाहे उन्होंने मॉर्टगेज किया अपनी सिक्योरिटीज लेके आपकी लैंड के अगेंस्ट या आपके हाउस के अगेंस्ट, या फिर उन्होंने आपका जो है बैंकिंग